हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक समझाऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, कहाँ होता है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, फीटस कहाँ होता है, ये फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, कहाँ पर होता है, कितने दिनों बाद होता है, बच्चा जो आपका होता है वो आपकी यूट्रस की लाइन में कितने दिनों बाद जाकर इम्प्लांट हो जाता है, कब पता चलता है किसी को कि वो प्रेग्नेंट है, कितने दिनों बाद पता चलता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में कंप्लीट, जितनी भी प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, कि कब क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत ही बेसिक वीडियो होने वाली है। किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें अगर बेसिक पता नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और फिर बायोलॉजी पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ये जो बेसिक होता है ये क्लास 8 से स्टार्ट हो जाता है। क्लास 8 में ही रिप्रोडक्शन बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, फीटस, एम्ब्रियो, ब्लास्टोसिस्ट, स्पर्म का स्ट्रक्चर सब कुछ है। लेकिन उस टाइम पर टीचर बहुत ही लाइटली लेते हैं, अवॉइड कर देते हैं। फिर बाद में एज अ टीचर मुझे खुद फील होता है कि बच्चों को समझाने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उनका बेसिक ही बिल्कुल क्लियर नहीं होता। तो आज की वीडियो में बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आपको जितने भी डाउट होंगे ना फर्टिलाइजेशन कॉन्सेप्ट को लेके, वो सारे कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल एक लाइन में बताऊं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो जब आपका स्पर्म एग से जाकर मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन सिर्फ बात इतनी पे खत्म नहीं हो जाएगी, आगे पूरी कहानी होगी किस तरीके से मिलते हैं स्पर्म और एग, कहाँ पर मिलते हैं। जब हम ये कहते हैं कि मिलियंस ऑफ स्पर्म इजैकुलेट होते हैं एक बारी में, तो आखिर एक ही स्पर्म एग के अंदर क्यों जाता है। ये सब बहुत सारे सवाल है ना जो आपके मन में भी आते रहे होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन आज हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, सबसे पहले लिखा हुआ फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन, या फिर कंसेप्शन भी कह सकते हो। आपको ध्यान रखना, कंसेप्शन और कॉन्ट्रासेप्शन दोनों अलग चीज़ें होती हैं। कंसेप्शन हम फर्टिलाइजेशन को कहते हैं जब एग और स्पर्म आपस में जाकर एक दूसरे से मिलते हैं। और कॉन्ट्रासेप्शन तो निरोधक होती है ना, तो कॉन्ट्रासेप्शन और कंसेप्शन में अंतर होता है। अब जो लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन या फिर कंसेप्शन इज व्हेन स्पर्म एंड एन ओवम जॉइन टुगेदर। ओवम मतलब एग होता है। अगर हम सिंगल एग की बात करें तो ओवम कहते हैं, बहुत सारे एग की बात करें तो हम ओवा कहते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं, जॉइन टुगेदर, इट इज वन ऑफ द मैनी स्टेप्स दैट क्रिएट प्रेगनेंसी। की बहुत सारे स्टेप्स होते हैं प्रेगनेंसी में, तो उसमें से जो फर्टिलाइजेशन है वो एक स्टेप है जिस स्टेप के जरिए प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। क्योंकि प्रेगनेंसी कैसे होती है, बच्चा बनना स्टार्ट ही कैसे होता है, जब आपका स्पर्म और आपका एग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तभी उसकी स्टार्ट होती है। तो प्रेगनेंसी में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उन सभी स्टेप्स की क्या होती है, एक शुरुआत होती है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग एजैकुलेशन मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर सेट फ्री विथ सोल पर्पज ऑफ फाइंडिंग एन एग टू फर्टिलाइज। क्या इजैकुलेशन के दौरान मिलियंस ऑफ स्पर्म बाहर आते हैं। अब मिलियंस ऑफ स्पर्म बाहर आ रहे हैं, उन सभी स्पर्म का मकसद सिर्फ एक है, एक अकेला उद्देश्य है उनका कि उनको जाकर एग को फर्टिलाइज करना है। अब देखो स्पर्म कितने हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म है, लेकिन उस एक एग को फर्टिलाइज सिर्फ कौन करता है, सिर्फ एक एग करता है। सोच रहे हो आप, मिलियंस ऑफ स्पर्म एक बार इजैकुलेट होते हैं और उन मिलियंस ऑफ स्पर्म में कोई एक स्पर्म होता है जो कि जाकर एग को फर्टिलाइज करता है। तो कंपटीशन तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है बाहरी दुनिया में कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा होगा ही। अब देखो लिखा हुआ है कि उन सभी स्पर्म का एक अकेला मकसद, देखो लिखा है सोल पर्पस क्या है, फाइंडिंग एन एग टू फर्टिलाइज। उनको एग को ढूंढना पड़ता है कि आखिर एग कहाँ है जिसे मुझे फर्टिलाइज करना है। और आपको पता है कि स्पर्म होते हैं, जो फीमेल होते हैं उनके पास सिर्फ XX क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जो मेल होते हैं उनके पास X और Y क्रोमोसोम होते हैं। अब एग तो एक अकेला ही है, ठीक है। स्पर्म तो बहुत सारे हैं, हो सकता है कोई स्पर्म Y कैरी करता हो, कोई स्पर्म X कैरी करता हो। अब कौन सा स्पर्म मिलेगा, लड़का बनेगा, लड़की बनेगी, इन सब पे हमारा बस नहीं चलता। ये सब इन्हीं चीज़ों पे निर्धारित होता है कि कौन सा स्पर्म आकर उस एग से मिल जाएगा और वो कौन सा क्रोमोसोम कैरी करेगा। इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर वो लड़की होगी। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म बैटल टू रीच एंड पेनिट्रेट द एग। कि मिलियंस ऑफ स्पर्म के बीच में बैटल, जंग छिड़ी होती है कि कौन सा स्पर्म आगे जाएगा और एग को पेनिट्रेट करेगा। बट ओनली वन ब्रेक थ्रू द एग आउट
लेयर टू फर्टिलाइज इट। कह रहे लेकिन इन सभी में से सिर्फ एक स्पर्म ऐसा होता है जो कि एग के बाहरी लेयर को पेनिट्रेट करके अंदर जाता है, और जैसे ही वो स्पर्म एग के अंदर जाता है बाहर उसके एक ऐसी प्रोटेक्शन लेयर आ जाती है कि बाकी की जो स्पर्म है वो अब उस एग के अंदर एंट्री नहीं ले सकते। इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है, बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी। ठीक है, अब देखो आगे लिखा हुआ है कि इफ स्पर्म सक्सेसफुली फर्टिलाइज द एग देन इट इज कॉल्ड जाइगोट। कि अगर अभी वो एग था, जैसे जब लड़की पैदा होती है ना तो उसकी ओवरी में बहुत सारे एग होते हैं बट वो इमेच्योर होते हैं। जब वो प्यूबर्टी के एज पे पहुंचती है तो एक ओवरी, तो 2 ओवरी होती हैं, एक ओवरी एक एग मैच्योर एग रिलीज कर रही है, अगले महीने दूसरी ओवरी एक मैच्योर एग रिलीज करेगी। तो ऐसे वो एक एक एग क्या करती रहती है, रिलीज करती रहती है मैच्योर एग हर महीने। जब वो स्पर्म के कांटेक्ट में आती है उससे पहले वो एग सिर्फ एग होता है। जैसे ही उस एग को कौन मिला, स्पर्म मिला, एग क्या हुआ, फर्टिलाइज हुआ, कंसेप्शन हुआ, उसके बाद हम उसे एग नहीं कहेंगे, उसके बाद हम उसे कहेंगे जाइगोट। अब वो एग नहीं है, अब वो क्या है, जाइगोट है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड जाइगोट। ओके, अब आगे देखते हैं। इट मूव्स डाउन योर फिलोपियन ट्यूब डिवाइडिंग इनटू 2 सेल्स देन 4 सेल्स देन मोर सेल्स। उसके बाद वो फिलोपियन ट्यूब में, आपको पता होगा ना, जो अगर आपको डायग्राम रिकॉल कर पा रहे होगे तो, वरना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैं लिंक दे दूंगी। शायद अब कमेंट बॉक्स से लिंक ओपन नहीं हो पा रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी वहाँ का, तो आप जाकर चेकआउट कर लेना। तो जो 2 ओवरी होती है, 2 ओवरी से 2 फिलोपियन ट्यूब जुड़ा होता है। अब वो 2 फिलोपियन ट्यूब एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुलते हैं जहाँ पे क्या होता है, यूटेरस होता है। तो कह रहा है कि जो जाइगोट है आपका वो आप फिलोपियन ट्यूब से ट्रेवल डाउन करेगा। एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई, ये फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पे है, फर्टिलाइजेशन होता है फिलोपियन ट्यूब में, जिसे आप ओविडक्ट भी कह सकते हो। 2 ओवरी होती है, 2 ओवरी से जुड़ी हुई 2 ओविडक्ट यानी कि फिलोपियन ट्यूब होते हैं, और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो उस फिलोपियन ट्यूब में होता है। फर्टिलाइजेशन हो गया, अब क्या बन गया, वो जाइगोट बन गया। जब जाइगोट बना तो वो फिलोपियन ट्यूब से नीचे डाउन की तरफ वो क्या करेगा, ट्रेवल डाउन करेगा। अब देखो आगे लिखा हुआ है, इट मूव्स डाउन योर फिलोपियन ट्यूब डिवाइडिंग इनटू 2 सेल्स। उसके बाद वो 2 सेल्स, फिर 4 सेल्स, फिर बहुत सारे सेल्स, फिर बहुत सारे सेल्स, फिर बहुत सारे सेल्स में वो डिवाइड होता रहेगा। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि आफ्टर द वीक द फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट हैज ट्रेवल्ड इनटू योर यूटेरस। की आफ्टर द वीक, कुछ सप्ताह बाद फिर क्या होगा, द फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट हैज ट्रेवल इनटू योर यूटेरस। आपके वो यूटेरस तक आ जाएगा। यूटेरस यानी कि आप उसे वॉर्म कह सकते हो, आपका यानी कि फीमेल का गर्भाशय, वहां पर वो आएगा। उसके बाद क्या होगा, इट्स नाउ ग्रोइंग क्लस्टर ऑफ 100 सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। और जब तक वो 100 सेल्स तक ग्रो करता है उसे हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा, इट अटैच इटसेल्फ टू द लाइनिंग ऑफ यूटेरस। लाइनिंग ऑफ यूटेरस को क्या कहते हैं, एक बार वीडियो को पॉज करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि लाइनिंग ऑफ यूट्रस को क्या बोलते हैं। अगर आपने ईमानदारी से वीडियो को पॉज करके आंसर दिया होगा तो लाइनिंग ऑफ यूट्रस को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो जो अब वो ब्लास्टोसिस्ट है वो किस में इम्प्लांट होगा, यूट्रस की लाइनिंग में, जिसे क्या कहते हैं हम, जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो यूट्रस की लाइनिंग को क्या कहते हैं, यहाँ लिखा नहीं है, आपको मैं सिर्फ बता दे रही हूँ कि एंडोमेट्रियम कहते हैं। अब क्या, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है, जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है 100 सेल्स का जो क्लस्टर है, अब वो ब्लास्टोसिस्ट क्या हो रहा है, आपकी यूट्रस की लाइनिंग जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं वहाँ पे इम्प्लांट हो रहा है, और उसे हम कहते हैं क्या, इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन, कंसेप्शन का टॉपिक मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जाइगोट पता चल गया आपको क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट पता चल गया आपको क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पे है पता चल गया आपको क्या होता है। अब उसके बाद से अब क्या हो रहा है, अब जो ब्लास्टोसिस्ट है वो आपका इम्प्लांट हो रहा है कहाँ पर, यूटेरस में। यूटेरस की लाइनिंग कहते हैं क्या है, एंडोमेट्रियम कहते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है जस्ट बिकॉज कंसेप्शन ऑकर डज नॉट मीन इम्प्लांटेशन विल, कि ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका कंसेप्शन हो गया यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसका मतलब ये भी नहीं कि इम्प्लांटेशन होगा ही। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इम्प्लांटेशन हो ही ना, यानी कंसेप्शन तो हुआ लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी बॉडी कंडीशन हो जिस कंडीशन के कारण आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली नहीं हो पाया और वो बच्चा अबॉर्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। If implantation happens, then cell continue to divide. Some cells develop into baby and other form placenta. कह रहा है अगर इम्प्लांटेशन हो गया, सब कुछ सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, तो जो सेल्स होंगे ना वो डेवलप होंगे। कुछ हिस्सा उसका बेबी में डेवलप होगा, बच्चे में, और कुछ हिस्सा उसका प्लेसेंटा में डेवलप होगा। आई होप आपको प्लेसेंटा पता होगा क्या होता है, अगर नहीं पता तो
कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगी। बट फिर भी शॉर्ट के लिए बता दो, प्लेसेंटा वो जरिया होता है जिस जरिए से जो बच्चा होता है अपनी माँ से जुड़ा रहता है, न्यूट्रिशंस के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, इन सभी का वो एक माध्यम होता है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि अ फीमेल बिगिन टू रिलीज हार्मोन दैट टेल योर बॉडी टू अ बेबी इज ग्रोइंग इनसाइड योर यूटरस। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी, जो फीमेल की बॉडी होती है वो कुछ हार्मोन रिलीज करती है। उस हार्मोन के रिलीज होने के कारण से पता चलता है कि जो माँ की कोख है, जो यूटरस, उसमें बच्चा डेवलप हो रहा है। ये बॉडी को पता भी होना चाहिए ना, क्योंकि बच्चा डेवलप करना इतना आसान चीज़ थोड़ा है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जो एंडोमेट्रियम की वॉल होती है, हर महीने वो पीरियड्स यानी कि वो ब्लड के फॉर्म में शेड हो जाती है। जब हमारी बॉडी को पता चलेगा कि अंदर एक बच्चा पल रहा है, तब उस एंडोमेट्रियम की वॉल को शेड नहीं होना, वो वहाँ पे उसको बने रहना पड़ेगा बच्चे के सपोर्ट के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए। वहाँ पे ब्लड का सप्लाई बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, हार्मोन्स रिलीज करती है, जिससे पता चलता है हमारी बॉडी को कि जो गर्भ है वो खाली नहीं है, वहाँ पे एक बच्चा पल रहा है। तो सब कुछ सही सलामत रखना है। आगे देखो लिखा है, दीज हार्मोन्स ऑल्सो सिग्नल द यूटरस टू मेंटेन इट्स लाइनिंग। कि ये जो हार्मोन्स हैं ये आपकी यूटरस को ये सिग्नल भी देते हैं कि लाइनिंग को मेंटेन रखना, रेदर देन यू शेड इट, कि शेड नहीं कर देना। आपके अंदर क्या पल रहा है, बच्चा पल रहा है। फिर कह रहा है, दिस मीन्स यू वॉन्ट गेट पीरियड विच मे बी द फर्स्ट वे यू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट। कि हो सकता है कि, मतलब हो सकता है क्या होगा ही, यही होगा कि अगर यूट्रस की जो लाइनिंग है वो शेड नहीं होगी, जब लाइनिंग शेड नहीं होगी तो आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। जब आपको पीरियड्स नहीं आएंगे तो हो सकता है ये पहला वो जरिया हो जिस जरिए से आपको पता चलता हो कि आप क्या है, प्रेग्नेंट है। अब देखो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट, मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मतलब डिटेल में आपको मैंने समझा दिया है। बट एक मैं आपको शॉर्ट बताना चाहती हूँ। देखो डे 1 होता है आपका फर्स्ट डे ऑफ पीरियड, कि डे 1 है आपका, आज फर्स्ट डे ऑफ पीरियड है। 14 डे पे आपका ओवुलेशन होगा, यानी कि जब आपकी ओवरी एग रिलीज करती है उस दरमियान जो वो पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं, हम ओवुलेशन कहते हैं। ये ओवुलेशन वेरी करता रहता है, लोगों में डिपेंड करता है उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों की है, ठीक है। उसके बाद विदिन 24 आवर अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो विदिन 24 आवर कंसेप्शन ऑकर हो जाता है। हेल्दी स्पर्म अगर रहेगा तो 24 घंटे के अंदर कंसेप्शन हो जाता है, यानी कि आपका एग फर्टिलाइज हो जाता है। उसके बाद कह रहा है, हाँ उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो स्पर्म होता है वो एक, अगर हेल्दी स्पर्म है तो फीमेल की बॉडी में 2 से 5 दिनों तक सर्वाइव कर सकता है। तो डिपेंड भी करता है कि अगर मान लो एग रिलीज हुआ है और आपने इंटरकोर्स करा और स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर गया तो 24 आवर्स के अंदर तक जो स्पर्म होता है वो एग से मिल जाता है। बट ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, आपका स्पर्म अंदर इजैकुलेट भी हो गया लेकिन अभी ओवुलेशन हुआ ही ना हो। तो अगर आपका स्पर्म हेल्दी होगा तो 2 से 5 दिन तक वो वेट भी कर लेगा एग का, लेकिन एग इतने दिनों तक वेट नहीं करता। एग ज़्यादा थोड़े नखरे वाला होता है, इतने दिनों तक वो वेट नहीं करता, वो थोड़े टाइम तक 24 आवर्स तक वेट करता है, उसके बाद वो वहाँ से हट जाता है। अब जो कह रहा है 6 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन की, अब आपका एग फर्टिलाइज हो गया, अब 6 दिन बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो, यानी कि जो वो जाइगोट है आपका, यानी कि जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है, सॉरी ब्लास्टोसिस्ट आपका क्या होगा, इम्प्लांट होगा। उसके बाद क्या होगा, अराउंड डे 21 यू आर प्रेग्नेंट, कि अगर सब कुछ सही सलामत रहा, इम्प्लांटेशन वगैरह सब कुछ सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया तो 21वें दिन में हम ये मान सकते हैं कि जो फीमेल है वो क्या हो गई है, वो हो गई है प्रेग्नेंट, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, और मैं चाहती हूँ आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और जब पता चलता है कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो एक मोटिवेशन मिलती है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।